हेलो एवरीबॉडी, मैं राजन चतुर्वेदी हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स मंत्रा पर। और इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने आपसे वादा किया था कि 1 या 2 तारीख में हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन प्रॉपर व्यवस्था ना हो पाने के कारण एक सिंपल सी एडजस्टमेंट की है। अभी बोर्ड बन ही रहा है और ये टंगा नहीं है अपने स्थान पर, और इसको मैं सोफे पर रख कर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए। फिर भी आज क्योंकि 2 तारीख को मैंने कहा था, इसलिए एक इंट्रोडक्शन हम लोग आपस में कंसल्ट कर लेते हैं। आप सभी लोग 11th 12th बीएससी या एमएससी में हैं तो फिजिक्स की जनरल परिभाषा से आप वाकिफ़ होते हैं, और अगर नहीं वाकिफ़ हैं तो छोटी सी एक डेफिनेशन है कि फिजिक्स साइंस की वह ब्रांच है जिस ब्रांच में हम प्रकृति, इस ब्रह्मांड के नियमों का अध्ययन करते हैं। यह प्रकृति कैसे चलती है, इस प्रकृति में घटनाएं कैसे घटित होती हैं। तात्पर्य कि आसमान में इंद्रधनुष कैसे निकलता है, दिन और रातें कैसे होती हैं, ऋतुएं कैसे बदलती हैं, तूफान कैसे आते हैं, बारिश कैसे होती है, बारिश की बूंदें गोल क्यों होती हैं, ज्वालामुखियों में क्या होता है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी क्यों लगाती है, चंद्रमा घटता बढ़ता क्यों है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि क्यों होते हैं, उल्का पिंड क्या है। ऐसे बहुत सारे जिज्ञासा वाले क्वेश्चन हमें मानव सभ्यता की शुरुआत से ही कौतूहल प्रदान करते थे। तो प्रकृति में घटने वाली समस्त इन घटनाओं को अध्ययन करना कि प्रकृति में क्या चीज़ किस तरह से घटित होती है और ब्रह्मांड किन नियमों के अधीन ड्रिवन होता है या चलता है, हम यह जानने का कार्य भौतिक विज्ञान में करते हैं। अभी हम ये सब जान ही रहे हैं। बहुत सारे नियम कानून हमको पता है और बहुत सारे नियम कानून अभी नहीं पता है। जैसा कि कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ 4% मैटर है और उस 4% मैटर की भी अभी हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं है, और 76% जो डार्क मैटर बताया जाता है और अन्य मैटर जो है उनकी अभी सब एनालिसिस ही चल रही है। तो ज्ञान हमारा अभी बहुत सीमित है, लेकिन फिर भी जो पढ़ते हैं वो जानते हैं कि उनको भौतिक विज्ञान के बहुत सारे पेपर पढ़ने पड़ते हैं और बहुत टफ भी लगती है। लेकिन यकीन मानिए, मैं आपको फिजिक्स की गलियों में बहुत बेहतरीन से घुमाऊंगा और आपको फिजिक्स से प्यार होगा और ये आपको कभी टफ नहीं लगेगी। तो कुल मिलाकर के भौतिक विज्ञान में हम शुरुआत करें तो भौतिक विज्ञान की मेन फाउंडेशन जो है वो न्यूटन के समय से मानी जाती है और उन्हें फिजिक्स का फादर भी कहा जाता है। मॉडर्न फिजिक्स का फादर आइंस्टीन को कहा जाता है। तो बात हम न्यूटन के समय से स्टार्ट करते हैं। बहरहाल न्यूटन के पहले भी कई सारे साइंटिस्टों ने दार्शनिकों ने बहुत कुछ विज्ञान के बारे में बताया था, लेकिन फार्मूलेशन की जहाँ बात आती है फिजिक्स की तो वो न्यूटन से स्टार्ट होती है। तो न्यूटन ने जो क्लासिकल मैकेनिक्स लिखी या न्यूटोनियन मैकेनिक्स लिखी, अब हो सकता है 11th 12th की अगर बच्चे देखें तो सोचे कि क्लासिकल न्यूटोनियन मैकेनिक्स होती क्या है, तो वही न्यूटन के नियम और उन पर आधारित जो मैकेनिक्स है जो कि हमारी डेली लाइफ में लगती है, कार, ट्रेन, बस, प्लेन, फुटबॉल, बॉल, बैट, ग्रहों की गति, आकाशगंगा की गति, ब्रह्मांड में जो चीज़ें हो रही हैं, इन सभी चीज़ों की गतियों का पर हम न्यूटन के नियमों का ही अप्लाई करते हैं। तो न्यूटन ने जब न्यूटोनियन मैकेनिक्स लिखी तो 3 चीज़ें, स्पेस, टाइम और मास, अर्थात स्थान, समय और द्रव्यमान, इन तीनों चीज़ों को एब्सोल्यूट माना। अर्थात इन्होंने यह माना कि इस ब्रह्मांड में जो भी स्थान है वो नियत है, न बढ़ रहा है और न ही घट रहा है। ठीक इसी तरह इन्होंने माना कि इस ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ ऑब्जर्वर अगर कोई है, कोई देख रहा है, तो सबके लिए समय भी समान है। और इन्होंने ये भी माना कि किसी भी कण का जो द्रव्यमान होता है वो सदैव नियत रहता है। लेकिन अगर आज के मॉडर्न साइंस की बात करें तो इसके अगेंस्ट भी कुछ चीज़ें मिलती हैं। हमको ये डिफरेंस पता करना है आगे आने वाले समय में फिजिक्स के लेक्चरों में कि क्या सत्य है और क्या चीज़ें कहाँ पर लागू होती हैं। तो न्यूटन ने सिंपली 3 चीज़ों को, एक तो स्पेस, टाइम और मास, स्पेस, टाइम और मास, इन तीनों चीजों को एब्सोल्यूट माना। एब्सोल्यूट का मतलब होता है नियत माना, जबकि आज की मॉडर्न साइंस जो है वो क्या कहती है कि ये तीनों की तीनों चीजें एब्सोल्यूट नहीं है। तो इसका मतलब क्या न्यूटन ने गलत किया? जी नहीं। न्यूटन ने जो
ये एजम्पशन की और जिस स्केल पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स लागू होती है उसके लिए ये स्पेस, टाइम और मास लगभग एब्सोल्यूट सा ही रहता है, अर्थात कि चेंजेज इतने सूक्ष्म हैं, इतना स्लो रेट है इन सब चीज़ों का बदलने का कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स पर ये फर्क नहीं डालते। जैसे हम बात करें तो मॉडर्न साइंस की बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो स्पेस है अर्थात हमारे ब्रह्मांड में जो स्थान है वो इस समय ब्रह्मांड की जो अवस्था है वो फूलते हुए गुब्बारे के समान है। इसका तात्पर्य है कि हमारे ब्रह्मांड में जो स्थान है वो स्थान बढ़ रहा है और इसके बढ़ने की दर लगभग 72 किलोमीटर पर सेकेंड है। आप सुनेंगे जब 72 किलोमीटर पर सेकेंड तो आपको ये लगेगा कि 72 किलोमीटर पर सेकेंड तो एक बहुत तेज दर है फैलने की, लेकिन ये हमारे डेली लाइफ के अनुसार अगर देखेंगे तो 72 किलोमीटर पर सेकेंड बहुत तेज दर है। लेकिन अगर हम इसको ब्रह्मांड की डायमेंशंस पर देखेंगे अर्थात ब्रह्मांड जितना बड़ा है उसके आधार पर देखेंगे तो 77 किलोमीटर पर सेकंड का जो फैलाव का दर है ब्रह्मांड का वो बहुत ही सूक्ष्म है और वो लगभग स्थिर सा प्रतीत होता है। अर्थात कि न्यूटन ने जो स्पेस को एब्सोल्यूट माना, स्थिर माना, वो भी क्लासिकल फिजिक्स के डोमेन में सही है। इसलिए सही है क्योंकि यूनिवर्स के जो फैलाव की दर है वो इतनी स्लो है कि उसको हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इवेंट थोड़ी बहुत फैलाव को भी एक्सपीरियंस करने के लिए हमको करोड़ों साल का इंतजार करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी बताया कि स्थिति फैलते हुए गुब्बारे की समान है, इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में जैसे हम गुब्बारे जब फुलाते हैं तो गुब्बारे पर जो बिंदु होते हैं, छींटे पड़े होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि लाल लाल गुब्बारों पर सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट्स होते हैं, तो जब हम फुलाते हैं तो स्पॉट साइज में भी बढ़ते हैं और एक दूसरे से दूर भी जाते हैं। ठीक वही स्थिति हमारे यहाँ भी है। पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक चीज एक दूसरे से दूर जा रही है, लेकिन दूर जाने की दर इतनी सूक्ष्म है कि उसमें एक सेकंड के 100वें, 1000वें और लाखवें हिस्से का कोई फर्क आए, इसको देखने के लिए हमको करोड़ों सालों तक अध्ययन करना होगा। तात्पर्य ये है कि जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य से या हमारी आकाशगंगा अपने केंद्र से फैल रहा है, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो आकाशगंगा के केंद्र से दूर जा रहा है। यहाँ तक कि पृथ्वी और सूर्य भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन दूर जाने की ये दर इतनी कम है कि कभी पृथ्वी का जो सूर्य के चारों ओर रेवोल्यूशन का टाइम है या दिन रात होने का टाइम है, इसमें एक सेकंड का लाखवें हिस्से के बराबर कोई फर्क आए, इसको देखने के लिए हमको करोड़ों सालों का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि प्रसार की दर बहुत सूक्ष्म है, और प्रसार की दर बहुत सूक्ष्म है इसका मतलब लगभग स्थिर सा मामला है। तो न्यूटन ने अपने क्लासिकल फिजिक्स के एस्पेक्ट में जो चीज़ कंसीडर की कि स्थान, ब्रह्मांड में जो स्थान है वो एब्सोल्यूट है, नियत है, वो कहीं ना कहीं क्लासिकल फिजिक्स के लिए वैलिड रहता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ब्रह्मांड प्रेजेंट टाइम में फैल रहा है। तो ये बात हुई स्थान की। ठीक इसी प्रकार समय भी सेम नहीं होता सबके लिए। सबसे पहले तो समय को यहाँ समझने की जरूरत है। जैसे जब मैं कह रहा हूँ कि समय सेम नहीं होता है, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि जैसे अमेरिका और भारत का समय अलग अलग है, वहाँ दिन होती है, यहाँ रात होता है, वहाँ दिन का 12 बजता है तो यहाँ रात का 11 बजता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं समय की बात कर रहा हूँ। ब्रह्मांड में जो समय है, जो काल और समय और स्थान का जाल है, अर्थात आइंस्टीन की जो स्पेस टाइम थ्योरी है इस ब्रह्मांड की, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह पूरा ब्रह्मांड स्पेस और टाइम का एक जाल है, उस जाल में जो समय है उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। और इस समय के बारे में अगर बात करें तो इसके बारे में हमारे पुराणों में और श्रीमद् भागवत गीता में भी एक प्रसंग मिलता है। मैं एक प्रसंग के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। ये प्रसंग है देवासुर संग्राम का। जिस समय देवासुर संग्राम में इंद्र को ये लगता है कि उनकी हार हो सकती है, तो वो धरती पर राज करने वाले राजा मुचकंद के पास आते हैं और राजा मुचकंद से ये आग्रह करते हैं कि आप देवासुर संग्राम में मेरी मदद कीजिए। उनके आग्रह पर राजा मुचकंद जो है वो स्वर्ग लोक जाते हैं और स्वर्ग लोक में देवासुर संग्राम में इंद्र की तरफ से लड़ते हैं, और उस लड़ाई में उनको स्वर्ग लोक में 1 साल लग जाता है। अर्थात वो 1 साल तक स्वर्ग में रह करके देवासुर संग्राम में भाग लेते हैं, और जब देवता जीत जाते हैं तो महाराजा मुचकंद देवराज इंद्र से ये कहते हैं कि मुझे धरती पर वापस जाने की आज्ञा दीजिए। तब देवराज इंद्र उनको समझाते हैं कि
आपका अब धरती पर कोई शेष नहीं है, ना आपका वहाँ राजपाट है, ना रानियां हैं, ना आपका साम्राज्य है, यहाँ तक कि आपके कुल का भी कोई नहीं है। तब महाराजा मुचकंद को आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक साल में मेरा पूरा साम्राज्य, मेरा पूरा परिवार, मेरा खानदान पूरा समाप्त कैसे हो सकता है। तब उनको देवराज इंद्र बताते हैं कि स्वर्ग में काल की जो गति है अर्थात समय की जो गति है और जो पृथ्वी पर समय की गति है, दोनों में अंतर है। तात्पर्य यह है कि जहां स्वर्ग में एक साल बीता है वहीं पृथ्वी पर कई युग बीत गए हैं। आप इसको समझिए कि जहां देवता अगर स्वर्ग में रहते हैं तो उनके यहाँ अगर घड़ी में 1 सेकंड बीतता है, 1 मिनट बीतता है, तो उतने समय तक पृथ्वी में जो है सैकड़ों साल बीत चुके होते हैं। अर्थात कि हमारे यहाँ की घड़ी जो है वो बहुत फास्ट चल रही है, जबकि देवताओं के यहाँ की घड़ी बहुत स्लो चल रही है। इसीलिए सब लोग जब हमारे यहाँ पृथ्वी पर कोई मरता है, किसी की डेथ होती है, तो लोग अपेक्षा करते हैं कि हमको स्वर्ग मिले, इसलिए क्योंकि स्वर्ग पर जीवन काल बहुत लंबा होता है, वहाँ पर आदमी बहुत समय तक जीवित रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ समय बहुत स्लो चलता है। इसके बारे में आइंस्टीन ने अपनी स्पेस टाइम थ्योरी में बताया है कि ग्रेविटी का प्रभाव पड़ता है समय पर, जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है वहाँ पर समय जो होता है वो स्लो हो जाता है। आप सब लोग इसमें जो देख रहे होंगे उनमें से अगर आप परिचित हो ब्लैक होल से, तो आप सभी लोग जानते हैं ब्लैक होल में बहुत ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वहाँ से प्रकाश भी नहीं आ पाता है। तो वहाँ से अगर प्रकाश भी नहीं आ पाता है तो इसका मतलब उसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। तो मॉडर्न साइंटिस्ट में एक साइंटिस्ट है स्टीफन हॉकिंस, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि जहाँ पर ब्लैक होल्स होते हैं उनकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वहाँ पर समय जो होता है वो बहुत धीरे चलता है। धीरे चलने का मतलब कि पृथ्वी पर अगर हम रहें और हमको 90 साल जीना हो तो वो 90 साल हमको कम लगेगा, लेकिन अगर कहीं हम ब्लैक होल के पास अपनी बस्ती बसा पाएँ तो ब्लैक होल पर अपनी बस्ती बसाने पर हमारे लिए 90 साल लगभग 9000 साल के समान होंगे। अर्थात हमारे लिए बीतेगा तो 90 साल ही, लेकिन वह 90 साल हमारे लिए जो होगा वो 9000 साल की तरह होगा या 9 लाख साल की तरह होगा, क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत स्लो चलेगा। और आप सोचेंगे कि ये तो एक कहानी है, क्या ये सत्य है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आइंस्टीन की स्पेस टाइम थ्योरी का टेस्ट करने के लिए नासा ने शुरुआती दौर में एक प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने 2 समान परमाणु घड़ी ली और परमाणु घड़ी में सेम टाइम सेट करके एक परमाणु घड़ी को पृथ्वी पर रखा और दूसरी परमाणु घड़ी को स्पेस क्राफ्ट में रख करके उसको ब्रह्मांड में पृथ्वी का कई चक्कर लगवाया। अर्थात पृथ्वी के चारों ओर जो ऑर्बिट है उसमें उसको चक्कर लगवाया, जैसे हमारी सैटेलाइट चक्कर लगाती हैं। और उसको जब पृथ्वी पर वापस लाया गया तो नासा के वैज्ञानिकों ने यह देखा कि परमाणु की दोनों घड़ियों में जो घड़ी स्पेसक्राफ्ट में रख करके ब्रह्मांड में एक स्पेस ट्रिप पर भेजी गई थी, उस घड़ी में 1 सेकंड के लाखवें हिस्से का फर्क आया था और वो लाखवें हिस्से के बराबर स्लो थी। मतलब कि जो परमाणु घड़ी स्पेस ट्रिप पर गई थी वो स्लो हो गई थी, और ये स्लो जो था वो 1-2 सेकंड का स्लो नहीं था, 1 सेकंड के लाखवें या अरबवें हिस्से के बराबर था। अब इससे आप यकीन कर सकते हैं कि ये इफेक्ट बहुत सूक्ष्म है, और इसको लार्ज स्केल पर देखने के लिए जो स्पीड चाहिए या जो टेक्निक चाहिए वो अभी हमारे पास नहीं है। तो एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी है इस स्पेस टाइम थ्योरी का, जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि समय अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। तात्पर्य ये है कि इस समय को आप कदापि ये ना समझें कि हम अमेरिका और इंडिया के टाइम की बात कर रहे हैं। हम उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय को भगवान ने, जिसको भी हम भगवान मानते हैं, भगवान ने रचा है जब इस ब्रह्मांड को, तो उसमें जो काल है या समय है पिरोया है, उस समय की बात करते हैं। आप काल जानते हैं और कालों के काल जो है महाकाल, उनको भी जानते हैं, और उन महाकाल को हम शिव कहते हैं। तो बात हो रही है स्पेस और टाइम की। तो स्पेस ब्रह्मांड में जो है वो फैल रहा है, लेकिन फैलने की दर इतनी कम है कि वो लगभग स्थिर सा प्रतीत होता है, जो कि न्यूटन ने माना। ठीक उसी प्रकार टाइम अलग अलग जो ब्रह्मांड के स्थान है, स्पेस टाइम का जो जाल है उसमें अलग अलग है, लेकिन उस इफेक्ट को देखने की टेक्निक अभी हमारे पास नहीं है। बहरहाल नासा ने इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया है और बहुत सारी टेक्निक अब डेवलप की जा रही हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस भी हैं इसके, और उसके बारे में हम हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे, शोध वगैरह करेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन के लिए इतना बहुत है। और मास की अगर बात करें तो स्पेस टाइम में जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर BSc 3rd ईयर में है,
हमारी यूनिवर्सिटी में, उसमें हम पढ़ेंगे तो हम आपको एक फार्मूला ड्राइव करके देंगे, इंटरमीडिएट की किताबों में भी लिखा हुआ मिल जाता है। वो फार्मूला है m = m0 अपॉन √1 माइनस b²/c²। इस फार्मूले में m0 किसी पार्टिकल का रेस्ट मास है। रेस्ट मास का मतलब जब वह पार्टिकल या ऑब्जेक्ट स्थिर होगा तो उसके द्रव्यमान को हम बोलते हैं रेस्ट मास, और जब वो गति कर रहा होगा तो उसको बोलेंगे डायनेमिक मास। तो m जो है वो डायनेमिक मास है और m0 जो है रेस्ट मास है। जब वो स्थिर था तो उसका द्रव्यमान m0 था, और जब वो b गति से चलने लगा तो m है। आप इस फार्मूले में देखेंगे अगर वेलोसिटी b को बढ़ाएंगे तो इसका जो हर है डिनोमिनेटर ये कम होगा, और डिनोमिनेटर अगर घटेगा तो m का मान बढ़ेगा। अर्थात पार्टिकल का जो मास होता है वो वेलोसिटी के साथ बढ़ता है। अर्थात कि तीनों चीजें आज की मॉडर्न फिजिक्स ये कहती है कि चाहे वो स्पेस हो, टाइम हो या मास हो, ये तीनों चीजें बदलती हैं, लेकिन बदलावों को देखने के लिए स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और पार्टिकल लाइट्स होने चाहिए। हल्के पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जब बहुत तीव्र गति से लगभग प्रकाश की चाल की स्पीड से चलते हैं तब जाकर के ये इफेक्ट ऑब्जर्वेबल होते हैं। बाकी डेली लाइफ में जो न्यूटन ने कॉन्सेप्ट दिया था एब्सोल्यूट स्पेस, एब्सोल्यूट टाइम और एब्सोल्यूट मास का, वो आज भी हम पढ़ते हैं और उसी तरह से हम लागू भी करते हैं, और वो क्लासिकल फिजिक्स में वैलिड भी है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये तीनों चीज़ें एब्सोल्यूट नहीं है, फिर भी इनके बदलाव की जो दर है वो हमारे डेली लाइफ के अनुभवों को इतना इफेक्ट नहीं करती है। हम आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि प्रॉपर व्यवस्था ना होने के कारण बहुत कुछ नहीं हम बता रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लास वाइज और पेपर वाइज चलेंगे और हर पेपर का हम वीडियो अपलोड करना शुरू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एंजॉय करिए इस वीडियो को, समझिए। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट में आप पूछ भी सकते हैं। और हाँ, चीज़ें जो बताई हैं बहुत बृहद हैं और ब्रह्मांड हमेशा कौतूहल का विषय रहता है छात्रों के लिए भी, तो सारी चीज़ें तो आपको कमेंट में नहीं बताई जा सकती हैं, लेकिन आप पढ़िए और कोई चीज़ अगर ऐसी होगी जिसको हम कमेंट में आपको बता पाएँ तो हम ज़रूर बताएंगे। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं आपसे लाइव इंटरेक्ट हो सकूं इसके लिए जल्दी से मेरे सब्सक्रिप्शन की संख्या 1000 पहुंचाइए, ताकि मैं लाइव क्लासेस में आपको पढ़ा सकूं। आगे हम डिस्कस करेंगे थ्योरी, न्यूमेरिकल्स इत्यादि की सभी चीज़ों की पेपर वाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको गुड बाय।